Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 8th May 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Operation Blue Star. This topic is important from our syllabus GS Paper 1 Post-Independent History point of view. It is also going to be useful for GS Paper 3 Internal Security Perspective. देखिए ये जो आर्टिकल है इट हैज़ बीन brought in Indian Express newspaper in continuation of the article that we covered with respect to emergency. हमने इमरजेंसी रिलेटेड एक आर्टिकल कवर किया था, आपको याद होगा, ऑन 4 मई, 4 दिन पहले। और वहाँ मैंने आपको बताया कि कैसे भारत के अंदर 1975 से लेकर के 1977 तक नेशनल इमरजेंसी लगी थी। 1977 में वो इमरजेंसी हटाई गई और लोकसभा इलेक्शंस कराए गए। तो 6th लोकसभा इलेक्शंस थे वो, और उसमें पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जीत करके आई, क्योंकि कांग्रेस के सामने बाकी जितनी भी अलग अलग पार्टियां थीं वो सब इकट्ठा हो गई। उन्होंने एक मर्जर करके एक लार्जर ग्रुप बनाया, लार्जर पार्टी बनाई, जनता पार्टी, जिसके अंदर कई बड़े बड़े नेता एक साथ इकट्ठा हुए विथ वन सिंगल मोटो टू डिफीट कांग्रेस। और 1977 में ये 6th लोकसभा इलेक्शंस हुए जिसमें कांग्रेस हारी और जनता पार्टी बिकेम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी विद 298 सीट्स। इनफैक्ट इंदिरा गांधी खुद की अपनी सीट रायबरेली वाली भी हार गई अगेंस्ट हर राइवल राजनारायण। जनता पार्टी की सरकार बन तो गई, लेकिन चूंकि उसमें इतनी सारी पार्टियां मिल करके बनी थी और इतने सारे बड़े बड़े लीडर्स थे, दिग्गज नेता थे, उनके बीच में कंसेंसस बन पाना तो कठिन था। एंड बिकॉज ऑफ दैट जनता पार्टी गवर्नमेंट रिमेंड इनडिसाइसिव, कोई भी मेजर फैसले ले नहीं पा रही थी। और फिर 1979 में जाकर के मोरारजी देसाई हैड टू रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। कुछ दिनों के लिए चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने विथ आउटसाइड सपोर्ट ऑफ कांग्रेस। लगभग 1 महीने बाद ही कांग्रेस ने वापस से अपना सपोर्ट खींच लिया और 1980 में वापस से कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना पा रही थी, इसलिए लोकसभा को डिसॉल्व किया गया और फ्रेश इलेक्शंस करवाने का फैसला लिया गया इन 1980। तो मुद्दा यह है कि जो नॉन कांग्रेस सरकार बनी 1977 में, वो लगभग 2.5 years ही चल पाई, उससे ज़्यादा नहीं चल पाई, वो अपना पूरा टर्म कंप्लीट नहीं कर पाई और फिर इलेक्शंस कराए गए, 7th लोकसभा इलेक्शंस। ये इलेक्शंस कराए गए 3rd and 6th जनवरी को 1980 में। पहली बार ऐसा हुआ कि सर्दी के दिनों में इलेक्शंस कराए गए, 7th लोकसभा इलेक्शंस। और चूंकि उस वक्त जनता पार्टी का जो एक्सपेरिमेंट था वो बुरी तरह से फेल हो गया था, तो वापस से लोगों ने अपना पूरा पूरा कॉन्फिडेंस इंदिरा गांधी और कांग्रेस के अंदर दिखाया। और 7th लोकसभा इलेक्शंस में 1980 में इंदिरा गांधी की जो पार्टी कांग्रेस है उसको मेजॉरिटी सीटें मिली, कांग्रेस आई, इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस, इसको मेजॉरिटी सीटें मिली। इट गॉट 353 सीट्स, मेजॉरिटी में आई। इंदिरा गांधी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी रायबरेली से जीती और इसके साथ ही इंदिरा गांधी विथ फुल मेजॉरिटी, फुल सपोर्ट बिकेम प्राइम मिनिस्टर अगेन। उन्हीं दिनों पे जन्म हुआ भारतीय जनता पार्टी का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी, लेकिन उसके पहले एक पार्टी हुआ करती थी, भारतीय जनसंघ, जो आप कह सकते हैं प्रेडेसेसर है ऑफ भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनसंघ बनाई गई थी 1951 में बाय लीडर्स लाइक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बलराज मधो एंड दीनदयाल उपाध्याय। भारतीय जनसंघ 1951 से लेकर के 1977 तक एक इंडिपेंडेंट पार्टी रही विथ इट्स सिंबल चिराग। 1977 में जब सारी पार्टियां मिल करके एक बड़ी ग्रुप बना रही थी, जनता पार्टी, इन ऑर्डर टू कॉन्टेस्ट अगेंस्ट इलेक्शन, तो भारतीय जनसंघ में ने भी फैसला किया कि वो जनता पार्टी के साथ मिल जाएंगे। तो इसके साथ ही भारतीय जनसंघ डिसॉल्व हो गया 1977 में एंड इट बिकेम पार्ट ऑफ जनता पार्टी। लेकिन जब जनता पार्टी का एक्सपेरिमेंट फेल हुआ 1980 में, कांग्रेस की सरकार वापस से आ गई, इंदिरा गांधी केम टू पावर विद फुल फोर्स अगेन, तो फिर उस टाइम के जो जनसंघ के नेता थे जो जनता पार्टी में चले गए थे, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, ये लोग वापस से बाहर निकले, जनता पार्टी से बाहर आए और इन्होंने वापस से एक नई पार्टी का गठन किया जिसका नाम रखा भारतीय जनता पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह आपको पता है
लोटस। सो इस तरीके से बीजेपी की शुरुआत हुई इन 1980 और इसका प्रेकर्सर है भारतीय जन संघ। वापस से आते हैं, इंदिरा गांधी जी 1980 में जीत तो गई with full majority. She became prime minister also. But this was going to be her last term as prime minister. 1984 में उनका हो जाएगा assassination. और ये जो टर्म है उनके लिए वैसे भी काफी डिफिकल्ट रहा, क्योंकि जैसे ही वो प्रधानमंत्री बनी उनके उसके कुछ ही महीनों बाद, जनवरी में वो प्रधानमंत्री बनी, जून में उनके जो यंगर सन थे संजय गांधी, जो बेसिकली उनके पॉलिटिकल एयर माने जा रहे थे, मतलब नेक्स्ट टू बी इन लाइन माने जा रहे थे, संजय गांधी का एक प्लेन क्रैश में डेथ हो गई इन दिल्ली सफदरजंग। क्योंकि इंदिरा गांधी के जो एल्डर सन थे राजीव गांधी, वो पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर रहते थे, वो लंदन वगैरह में कुछ पायलट वगैरह थे और ही वॉज नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। तो उनके यंगर सन संजय गांधी, ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स एंड पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ड्यूरिंग द इमरजेंसी टाइम। मैंने आपको बताया भी, फोर्स्ड स्टरलाइजेशन इन ऑर्डर टू हैव पॉपुलेशन कंट्रोल, ये सब सारी स्ट्रैटेजी संजय गांधी की ही सोच थी, जिसका बहुत सारा बैड रेपरकशंस भी देखने को मिला था वैसे। संजय गांधी was very active in politics along with Indira Gandhi and he was considered to be the successor of Indira Gandhi. बट संजय गांधी की प्लेन क्रैश में हो गई डेथ। और उसके बाद फिर धीरे धीरे राजीव गांधी केम बैक टू इंडिया एंड ही स्टार्टेड टू टेक इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। बट अभी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, 1980 से लेकर के जो 84 का दौर होने वाला है वो काफी डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि पंजाब के अंदर एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट काफी ज्यादा पीक कर रहा था। वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट का नाम है खालिस्तानी सेपरेटिस्ट मूवमेंट। और उस टाइम का एक सेपरेटिस्ट लीडर जो काफी सारा अग्रेशन और टेररिज्म को रिजॉर्ट कर रहा था, जर्नैल सिंह भिंद्रावाले, ही वॉज प्रूविंग आउट टू बी वेरी डिफिकल्ट एज फार एज इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी इज कंसर्न। फिर भारत सरकार ने 1984 में लॉन्च किया ऑपरेशन ब्लू स्टार। जर्नैल सिंह भिंद्रावाले को मार गिराया गया, बट फिर उससे 6 सेंटीमेंट्स हर्ट हुए, वो हम देखेंगे अभी आगे थोड़ा डिटेल में। 6 सेंटीमेंट्स हर्ट हुए क्योंकि जर्नैल सिंह भिंद्रावाले चुप करके बैठा था इन गोल्डन टेम्पल, जो सिखों के लिए सबसे पायस, सबसे सैक्रेड श्राइन मानी जाती है। तो जर्नैल सिंह भिंद्रावाले को फ्लश आउट करने के लिए फ्रॉम गोल्डन टेम्पल थोड़ी बहुत गोलीबारी हुई। गोल्डन टेम्पल की कुछ दीवारों पे मतलब बॉम्बिंग भी हुई। इस कारण से 6 सेंटीमेंट हर्ट हुए और नतीजा ये हुआ कि सिखों ने इंदिरा गांधी को एंटी सिख लीडर की तरह देखना शुरू कर दिया। और फिर इंदिरा गांधी के ही 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन कर दिया। एंड देन राजीव गांधी, who is in general considered to be a reluctant politician, became Prime Minister of India, youngest Prime Minister at the age of 41 में he became Prime Minister। तो हम लोग आज देखने जा रहे हैं ब्लू स्टार के बारे में, ऑपरेशन ब्लू स्टार, थोड़ा डिटेल में। तो रीजनलिज्म, इससे संबंधित मैंने संडे को भी एक डिस्कशन लिया था, इंडिया कनाडा इशूज मैंने डिस्कस किया था, उसी चीज को थोड़ा डिटेल में देख रहे हैं। देखिए, ये जो एरिया है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, ये पहले एक लार्ज सिंगल स्टेट हुआ करता था, पंजाब। बट यहाँ पे 3 अलग अलग तरीके के लोग रहते थे, अलग अलग भाषा बोलने वाले। कुछ लोग जो हैं वो पहाड़ी भाषा बोलते थे, कुछ हिंदी बोलते थे, कुछ पंजाबी बोलते थे, जिस कारण से बार बार डिमांड उठ रहे थे कि इसका ट्राइफर्केशन किया जाए, डिवाइड किया जाए और इसको वापस से रीअलाइन किया जाए इन डिफरेंट स्टेट्स। लोगों की इस डिमांड को मानते हुए 1966 में पंजाब वाज ट्राइफर्केटेड इनटू पंजाब फॉर पंजाबी स्पीकिंग, हरियाणा फॉर हिंदी स्पीकिंग, एंड एक दोनों स्टेट के बीच में एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया चंडीगढ़। और जो पहाड़ी स्पीकिंग लोग थे उनको हिमाचल प्रदेश के साथ मर्ज कर दिया गया। तो इस तरीके से 3, आप कह सकते हैं, नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ बने और जो कुछ बचा खुचा हिस्सा था उसको हिमाचल प्रदेश के साथ मिला दिया गया। इससे हुआ क्या कि जो लोकल
पार्टी थी अकाली दल, उसकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई, क्योंकि अकाली दल सिखों के राइट्स के लिए फाइट कर रही थी कि सिखों को अलग स्टेट मिलना चाहिए। और ये डिमांड पूरा होते ही अकाली दल बिकेम वेरी पॉपुलर। बट ये पॉपुलैरिटी अकाली दल की रही 1970s तक। 66 में स्टेट बना, 71 तक अकाली दल की पॉपुलैरिटी रही। 71 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, ईस्ट पाकिस्तान को हमने एक अलग इंडिपेंडेंट कंट्री बना दिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। सो दिस लेड टू rise in popularity of Indira Gandhi. She became very popular, very supported leader. She became a national hero. और नतीजा ये हुआ कि अकाली दल का ग्राफ आप देखिए, जो इस तरीके से बढ़ रहा था 1970s तक, वो नीचे आया। और कांग्रेस, हम बात कर रहे हैं पंजाब के अंदर कांग्रेस, जिसकी पॉपुलैरिटी अकाली दल के सामने गिर रही थी, वो वापस से 70 के बाद से उठने लगी। तो अकाली दल के लीडर्स थोड़ा सा घबरा गए कि कम से कम रीजनल पार्टी की तरफ वो इमर्ज हो रहे थे, उनको सपोर्ट भी मिल रहा था, अब वापस से कांग्रेस वहां पे पॉपुलर हो रही है। तो उन्होंने रीजनलिज्म के डिमांड को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए अकाली दल के लीडर्स ने 1973 में आनंदपुर साहिब गुरुद्वारे के अंदर एक बैठक बुलाई और वहां पे उन्होंने एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया, आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन। इस आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन के मदद से अकाली दल डिमांडेड ऑटोनोमस रीजन फॉर सिख एंड सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर पंजाब फ्रॉम रेस्ट ऑफ इंडिया। तो बेसिकली जिस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था अंडर आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वैसा ही कुछ ये लोग भी डिमांड करने लगे कि पंजाब सिर्फ एक ऑर्डिनरी स्टेट मत बना करके छोड़िए, हम एक ऑटोनोमस रीजन बनाइए और हमारा खुद का संविधान होना चाहिए, खुद के हमारे अपने पॉलिटिकल एक्स्ट्रॉर्डनरी पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए जम्मू कश्मीर के लाइन में। नेचुरली ये बात तो सरकार मान सकती नहीं थी। तो अब इसको रोका कैसे जाए? इसको रोकने के लिए सरकार ने अलग अलग तरीके अपनाए। सरकार मतलब उस वक्त सेंटर में कांग्रेस की सरकार है, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री हैं। इसको कैसे रोका जाए? तो रादर देन डायरेक्टली सप्रेसिंग इट, क्योंकि इसको डायरेक्ट सप्रेस करने से जो सिख सेंटिमेंट है, सिख रीजनलिज्म वाला सेंटिमेंट है, वो और स्ट्रेंथन होता है। ऐसा माना जाता है कि अकाली दल को काउंटर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक दूसरा पैरेलल सिख रेडिकल सिख ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना शुरू किया, विच वाज हेडेड बाय अ लीडर जर्नैल सिंह भिंद्रावाले। तो ऐसा माना जाता है, ऐसे कई सारे राइटर्स लिखते हैं, क्योंकि हम सीधा सीधा तो इसके लिए कह नहीं सकते, बट राइटर्स लाइक खुशवंत सिंह दे से कि शुरुआती दिनों में जो सेंटर में कांग्रेस की सरकार है, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हैं, इन लोगों ने अकाली दल की पॉपुलैरिटी को पंजाब में गिराने के लिए एक दूसरा पैरेलल सिख रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करना शुरू किया, हेडेड बाय जर्नैल सिंह भिंद्रावाले। और जर्नैल सिंह भिंद्रावाले और ज्यादा रेडिकल और अग्रेसिव बातें करता था। वो कहता था कि अरे मैं हूं असली सिख, अकाली दल वाले तो नकली हैं। और स्टार्टिंग में ऐसा माना जाता है कि मेनी हिस्टोरियंस राइट कि स्टार्टिंग में कांग्रेस सपोर्टेड भिंद्रावाले, लेकिन ये इस तरह के लोग तो किसी के सगे होते हैं नहीं। ठीक है, आगे किस तरीके से नुकसान होगा इसका वो हम देखेंगे। इंदिरा गांधी जी का खुद का नुकसान होगा, देश का नुकसान होगा, वो देखेंगे। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते तो अकाली दल, पहले तो उनको सेपरेट स्टेट मिल गया 1966 में, पॉपुलैरिटी बढ़ी, बट फिर कांग्रेस 1971 के बाद से पॉपुलर हो गई। 72 में स्टेट असेंबली इलेक्शंस में काफी सारी सीटें मिली कांग्रेस को। तो उसके जवाब में आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन लेकर के आई अकाली दल, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेट ऑटोनोमस रीजन एंड ऑल। उसके उसको काउंटर करने के लिए, अकाली दल को काउंटर करने के लिए फिर एक दूसरा पैरेलल सिख ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया कांग्रेस ने, हेडेड बाय जर्नैल सिंह भिद्रावाले। ऐसा हिस्टोरियंस लिखते हैं। ऐसा क्लियर कट तो कहा नहीं जा सकता कि भारत सरकार सपोर्ट कर रही थी, बट हिस्टोरियंस लाइक खुशवंत सिंह दे बिलीव इन दिस मैनर। अब ये जो भिद्रावाले है, ही टर्न आउट टू बी फ्रैंकेस्टीन मॉन्स्टर। फ्रैंकेस्टीन मॉन्स्टर एक सिंपल अंग्रेजी शब्द है, इसका मतलब होता है कि आप किसी ऐसे मॉन्स्टर को बनाएं और वो मॉन्स्टर आपको ही मारने लगे। तो
इस फिनोमिना को कहा जाता है फ्रैंकेस्टीन मॉन्स्टर, एंड भिंद्रावाले टर्न आउट टू बी एग्जैक्टली अ फ्रैंकेस्टीन मॉन्स्टर। उसको होना क्या शुरू हुआ, स्टार्टिंग में माना जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार ने उसको सपोर्ट किया कि ठीक है यार, तुम ना अकाली दल वालों को दबाओ, साबित करो कि अकाली दल वाले नकली सिख हैं, असली सिख तो तुम हो। पाकिस्तान ने लेकिन इसका फायदा उठाना शुरू कर दिया, वो भिंद्रा वाले को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान का हाथ मिलते ही भिंद्रा वाले जो है वो भारत सरकार के कंट्रोल से भी बाहर चला गया, और वो धीरे धीरे आर्म्स एम्यूनेशन इकट्ठा करने लगा, टेरर ऑर्गेनाइजेशन बनाने लगा, टेररिस्ट रिक्रूटमेंट करने लगा। और भिंद्रा वाले और उसके सपोर्टर जो है जाकर के गोल्डन टेम्पल अमृतसर में छुप करके बैठ गए। उनको पता था कि यहाँ पे भारत सरकार कुछ कर ही नहीं सकती, यहाँ पे वो इंटर ही नहीं कर सकते, बिकॉज दे न्यू कि द सिख सेंटिमेंट्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द गोल्डन टेम्पल। इसका फायदा वो उठा रहा था भिद्रा वाले। अब भारत के अंदर ये इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस बढ़ गए, तो ये क्लासिक एग्जाम्पल है कि कैसे लोकल पॉलिटिक्स जो है वो कभी कभार इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन जाता है। लोकल पॉलिटिकल पार्टीज इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बना देती हैं। तो अब इंदिरा वाले यहाँ छुप के बैठा है, यहीं से वो अपने सारे रैकेट्स रन कर रहा है एंड ऑल 1984 तक। भारत सरकार ने फिर काफी बोल्ड स्टेप लिया 1984 में जाकर के। 5 जून 1984 को इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया एक ऑपरेशन, ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसके अंतर्गत भिंद्रावाले और उसके सपोर्टर्स को फ्लश आउट किया गया, मतलब उनको घुस करके चेज किया गया, मारा गया इन गोल्डन टेम्पल। 6 जून तक वो मारा गया, लेकिन इस प्रोसेस में गोल्डन टेम्पल के अंदर आर्म्स एम्यूनेशंस का इस्तेमाल हुआ, कुछ दीवारों के ऊपर गोलियां चली। नेचुरली सिख सेंटीमेंट हर्ट हुआ इससे, क्योंकि गोल्डन टेम्पल सिखों का सबसे सैक्रेड रिलीजियस प्लेस माना जाता है, क्योंकि यहीं पे अकाल तख्त है, जहाँ पे उनके जो एटर्नल गुरु कहे जाते हैं, आदि ग्रंथ, देखिए उनके 10 गुरु हैं सिखों के। उसके बाद से गुरु प्रथा को उन्होंने, गुरु प्रथा इन ह्यूमंस कि इंसान होंगे गुरु, उस प्रथा को उन्होंने खत्म कर दी, और उन्होंने अपना जो सैक्रेड टेक्स्ट है आदि ग्रंथ, उसी को मान लिया एटर्नल गुरु, कि यही है आगे से हमारे एटर्नल गुरु, आदि ग्रंथ। और आदि ग्रंथ को रखा गया है ऑन अकाल तख्त। अकाल तख्त इज बेसिकली ए सीट जहां पे आदि ग्रंथ रखा गया है, और अकाल तख्त इज इन गोल्डन टेम्पल अमृतसर। तो अगर यहाँ पे फायरिंग होगी, गोलीबारी होगी, तो कहीं ना कहीं सिख सेंटीमेंट तो हर्ट होगा ही। और इसी सिख सेंटीमेंट के हर्ट होने के कारण दो जो सिख बॉडीगार्ड्स थे इंदिरा गांधी के, उन्होंने अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी का असैसिनेशन कर डाला। अब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन होने के बाद सिखों के अगेंस्ट दंगे फैलने शुरू हो गए, क्योंकि सिखों को अगेंस्ट कुछ लोगों ने नफरत फैलानी शुरू कर दी, और भारत के अंदर सिख जहां भी थे उनके खिलाफ दंगे होने लगे। 4,000 लगभग सिख मारे गए। इससे सिख और गुस्से में आ गए, और जो खालिस्तानी मूवमेंट था वो और स्ट्रांग हो गया। पंजाब के सीएम बीन सिंह वाज आल्सो असोसिनेटेड मेनी खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस। यू सी, आई मस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन व्हाट इज खालिस्तान। ये जो जर्नैल सिंह भिंद्रा वाले हैं, इसको जब पाकिस्तान से सपोर्ट मिलने लगा, तो इसने क्या किया, धीरे धीरे अपना पूरा नैरेटिव ही बदल दिया। इसने कहना शुरू कर दिया कि अब मैं एक अलग इंडिपेंडेंट देश बनाऊंगा, खालिस्तान, जो कुछ ऐसा होगा। ये जर्नैल सिंह भिंद्रा वाले ने अपना पूरा स्टेटमेंट ही बदल दिया था जब उसको पाकिस्तान से सपोर्ट मिलने लगा तो। और पाकिस्तान क्यों सपोर्ट कर रहा था जर्नैल सिंह भिंद्रा वाले को, क्योंकि पाकिस्तान को अपना ईस्ट पाकिस्तान को भारत ने जो बंटवारा करा करके बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनवा दिया था, उसका बदला लेना था पाकिस्तान को। जैसे हमने पाकिस्तान के टुकड़े किए थे, पाकिस्तान की इच्छा थी कि वो हमारे भी टुकड़े कर दे, इसलिए वो जर्नैल सिंह भिंद्रा वाले को सपोर्ट करने लगा। और जर्नैल सिंह भिंद्रा वाले ने पूरी नैरेटिव ही बदल दी। उसने पूरा का पूरा नैरेटिव बदल दिया कि अब मैं खालिस्तान बनाऊंगा। इसीलिए जर्नैल सिंह भिंद्रा वाले को कहा जाता है कि टर्न आउट टू बी फ्रैंकेस्टीन मॉन्स्टर। जर्नैल सिंह भिंद्रा वाला मारा तो गया, लेकिन खालिस्तान का आइडिया वो दे करके गया, राइट। और जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ, एंटी सिख राइट्स हुए भारत में, तो जो खालिस्तानी मूवमेंट है वो और ज्यादा फोर्स पकड़ लिया। पंजाब के सीएम बीन सिंह वाज आल्सो किल्ड।
तो इस तरीके से द डिमांड टू हैव ए सेपरेट कंट्री खालिस्तान इट बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। 1990 से भारत सरकार ने इस खालिस्तानी सेपरेटिस्ट टेंडेंसी को दबाने के लिए कई सारे तरीके अपनाए। मेनली आप दो तरीका मान सकते हैं, एक तो डेवलपमेंट का तरीका, वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और दूसरा सिक्योरिटी अप्रोच। अलग अलग ऑपरेशंस लॉन्च किए गए खालिस्तानी मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए। आज के डेट में खालिस्तानी मूवमेंट पंजाब के अंदर तो काफी हद तक खत्म हो चुका है। हाल फिलहाल में वापस से राइज थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है, बट थोड़ा बहुत एक्सटर्नल सपोर्ट खालिस्तानी मूवमेंट को देखने को मिलता है, कमिंग फ्रॉम कंट्रीज लाइक कनाडा एंड पाकिस्तान। कनाडा क्यों? क्योंकि वहां पे सिख कम्युनिटी रहती है और वो सिख कम्युनिटी को अपीज कर रहे हैं वहां की लोकल पॉलिटिकल पार्टीज, लिबरल पार्टी के ट्रूडो, ताकि उनकी वोट बैंक कंसोलिडेट हो जाए। उस चक्कर में वो खालिस्तानी टेंडेंसीज को वो फर्दर फ्यूल अप कर रहा है। और पाकिस्तान तो जी देखिए उसका सिंपल सा एजेंडा है, भारत को वीकन किया जाए, भारत का जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी उसको चैलेंज किया जाए। इसीलिए पाकिस्तान जो है वो खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करता है। जैसा कि मैंने संडे वाले डिस्कशन में बताया कि यूके यूएस भी चाहेंगे कि भारत कमजोर रहे, बहुत मजबूत ना हो। सो दे ऑल्सो वॉन्ट टू सबवर्ट इंडिया फ्रॉम विद इन। सो दैट इज हाउ दे कीप ऑन फंडिंग मनी वाया पाकिस्तान in order to support ideas like Khalistan, in order to keep India under check। उसी कॉन्टेक्स्ट में रिसेंट डेवलपमेंट्स देखते हैं। आपको मैंने बताया कि कैसे कनाडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो हैज बीन फ्यूलिंग खालिस्तानी सेंटिमेंट्स अमंग्स द सिख सेटल्ड इन कनाडा। तो प्रो खालिस्तानी नारे लग रहे हैं और ये आदमी मुस्कुरा रहा है। इसको मैंने बताया कैसे इंटरनल पॉलिटिक्स कनाडा की जो है वो खालिस्तानी सेंटिमेंट्स को सपोर्ट कर रही है। उसके अलावा पाकिस्तान तो सपोर्ट कर ही रहा है। पाकिस्तान खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए, फंड करने के लिए ड्रग ट्रैफिकिंग करा रहा है अक्रॉस द बॉर्डर। इसी कारण से इस एक्टिविटी को कहा गया है नार्को टेररिज्म। और ड्रग्स के थ्रू फंडिंग करने की कोशिश कर रहा है। वो ड्रग ट्रैफिकिंग करा देता है भारत के अंदर और ड्रग्स बेच करके ये टेरर ग्रुप्स फंड अरेंज करते हैं, जिस फंड की मदद से फिर ये टेरर ऑपरेशंस को लॉन्च करते हैं। तो इस नेक्सस को कहा गया है नार्को टेररिज्म। इस तरीके से पाकिस्तान काम कर रहा है और पाकिस्तान को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं यूएस जैसे देश, जो चाहते हैं कि इंडिया सबवर्टेड रहे, कमजोर रहे। और उसके अलावा कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जैसे पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन, वो खालिस्तानी सेंटिमेंट्स को प्रमोट करता है थ्रू अग्रेसिव म्यूजिक दैट आई डिस्कस्ड इन अ वीडियो दैट आई टुक ऑन संडे। देयर आर लोकल ऑर्गेनाइजेशंस इन पंजाब लाइक वारिस पंजाब दे, उसके लीडर जैसे अमृतपाल सिंह, ही कंपेयर्स हिमसेल्फ विद जर्नैल सिंह भिंद्रावाले and he revives, he is pro Khalistani, he has pro Khalistani ideas, and he currently is in Dibrugarh jail in Assam, but time to time he gives pro Khalistani statement and slogans। तो ये सब इश्यूज हाल फिलहाल में देखने को मिल रहे हैं। खालिस्तान वाला मामला इतना ज्यादा चल रहा है, इतना ज्यादा चल रहा है कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस पर प्रश्न आ सकता है, जीएस पेपर 3 में आए या जीएस पेपर 2 में आए। तो मैंने एक बेसिक सा सवाल दे दिया है जो 3 या 2 इंटरनेशनल रिलेशन से इंटरनल सिक्योरिटी दोनों में ही पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन हाउ खालिस्तानी सेपरेटिज्म डेवलप्ड इन पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन फ्यूलिंग खालिस्तानी मूवमेंट इन रिसेंट टाइम्स। तो पहले थोड़ा सा सेपरेटिज्म का डेफिनेशन दे दीजिए, फिर बताइए कि कैसे खालिस्तानी मूवमेंट बढ़ा। 1970s में तो पूरा का पूरा पॉलिटिकल रीजन था, राइट? अकाली दल, आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन, फिर 1980s में भिंद्रावाले और पाकिस्तान का सपोर्ट, और फिर 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार, एंटी सिख राइट सेपरेटिस्ट मूवमेंट। 1990s में फिर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के बाद ये काफी हद तक कम हुआ खालिस्तानी मूवमेंट, और खालिस्तानी मूवमेंट को काफी ज्यादा कंट्रोल लगा 2001 में 9/11 अटैक के बाद से यूएस के ऊपर। यूएस के ऊपर जब 9/11 का अटैक हुआ ना 2001 में, उसके बाद से यूएस ने काफी दिनों तक टेररिज्म जैसी चीजों को सपोर्ट करना बंद कर दिया। उन 10 सालों में 2001 से लेकर के 2011 तक में टेररिज्म को काफी लगाम लगा, लेकिन वापस से यूएस अपनी पुरानी हरकतों पे लौट रहा है। अब करंट सिचुएशन क्या है कि देयर आर मेनी स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स हु आर फ्यूलिंग खालिस्तानी सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज।
स्टेट एक्टर में पाकिस्तान का नाम लिख दीजिए, कनाडा का नाम लिख दीजिए और फिर ओवरऑल फाइव आइज अलायंस लिख दीजिए। नॉन स्टेट एक्टर्स में पोएटिक जस्टिस लिख दीजिए, वारिस पंजाब दे लिख दीजिए। ऐसे करके आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। The next article is about Rafah crossing. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. देखिए, आपको पता है कि 7 अक्टूबर 2023 को पिछले साल यानी कि हमास नाम का एक टेरर ग्रुप है जो गाजा रीजन से ऑपरेट करता है ऑफ पैलेस्टीन, वहां से उसने अटैक किया इसराइल के ऊपर। इजरायली फोर्सेस ने और अटैक भी किया, कई सारे इजराइल कैप्टिव्स भी बना लिए हमास ने। इजराइल ने फिर काउंटर अटैक किया। तब से लेकर के अभी तक इजराइल लगातार बॉम्बिंग किए जा रही है गाजा रीजन में विथ एन एम ऑफ कंप्लीटली डिस्ट्रॉइंग हमास। बट अभी हमास तो जहां छुपा होगा होगा ही, बट इजराइल की कंटिन्यूअस बॉम्बिंग के कारण ये गाजा रीजन में रह रहे कई सारे सिविलियन पॉपुलेशन को भी नुकसान उठाना पड़ा है। और माना जा रहा है कि लगभग 30 से 35 हजार लोग अभी तक मारे जा चुके हैं बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस इजराइल बॉम्बिंग इन द गाजा रीजन। अब ये जो क्राइसिस है, इजराइल की बॉम्बिंग ओवर गाजा रीजन, इसके कारण एक ग्रेव ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न अराइज हो चुका है। लगातार बॉम्बिंग चले जा रही है, लोग मरे जा रहे हैं। हमास जहां छुप के बैठा है पता नहीं, हमास के टेररिस्ट मर भी रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं, बट इजराइल बॉम्बिंग किए जा रहा है। तो इस वॉर को या इस अग्रेशन को रोकने के लिए इजिप्ट एंड कतर, जो दो आप कह सकते हैं अरेबिक कंट्रीज हैं हु आर हैविंग गुड टाइज विथ इजराइल इन जनरल, इन लोगों ने एक प्रपोजल दिया, 3 स्टेज प्रपोजल। फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रपोजल में 42 डेज का होगा जिसमें कुछ कैप्टिव्स को रिलीज किए जाएंगे दोनों साइड से, इजराइल बॉम्बिंग को बंद करेगा। फिर सेकेंड स्टेज, फिर थर्ड स्टेज, इतना डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है, बट एक प्रपोजल दिया गया इजिप्ट और कतर के तरफ से इन ऑर्डर टू स्टॉप बॉम्बिंग फ्रॉम इजराइल ओवर गाजा, और धीरे धीरे कैसे इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए। लेकिन इजराइल ने इस प्रपोजल को मानने से इनकार कर दिया। रादर इजराइल ने बॉम्बिंग और बढ़ा दी इन दिस रीजन ऑफ गाजा, जिसका नाम है राफा रीजन। ये वाला रीजन जो है इसको कहा जाता है राफा रीजन। इस एरिया में इजराइल ने और ज्यादा बॉम्बिंग बढ़ा दी है। क्यों? क्योंकि इजराइल का मानना है कि राफा एरियाज में ही ज्यादा से ज्यादा जो हमास के टेरर ग्रुप्स हैं, 4 battalions ऑफ हमास आर ऑपरेटिंग फ्रॉम राफा रीजन। दिस इज व्हाट इजराइल बिलीव्स एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉन्टिन्यूअसली बॉम्बिंग इन राफा रीजन। तो आप कहेंगे सर ठीक है, राफा रीजन में बॉम्बिंग कर रहा है तो ठीक है, क्या दिक्कत है? देखिए, दिक्कत ये है कि राफा वाला जो एरिया है, यहाँ पे एक चेक पोस्ट है जिसको हम लोग कहते हैं राफा क्रॉसिंग। और राफा क्रॉसिंग एक सिंगल ऐसा चेक पॉइंट है जहां से लोग गाजा एरिया से निकल करके इजिप्ट में जा सकते, ठीक है। और लगातार गाजा के ऊपर बॉम्बिंग होने के कारण पिछले 6 महीने से इजराइल मतलब ये गाजा के ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो राफा रीजन में आकर के इकट्ठा हो गए हैं, क्योंकि इनका उम्मीद है कि यहाँ से इनको जैसे ही मौका मिले वो इजिप्ट के अंदर एंटर करें। अभी इजिप्ट की सरकार भी अलाउ नहीं कर रही उनको एंटर होने को। और यहाँ पे दूसरे साइड पे इजराइल का कंट्रोल है, एक तरफ इजराइल का कंट्रोल है, दूसरी तरफ इजिप्ट का कंट्रोल है। और लगातार यहाँ से बॉम्बिंग किए जा रहा है इजराइल इस एरिया में गाजा के ऊपर। तो इस कारण से ये जो पूरा एरिया है वो ओपन एयर जेल बन चुका है, और ऐसा जेल जहाँ पे लगातार बॉम्बिंग भी हो रही है। तो उससे बचने के लिए गाजा के लोग 30 से 35 हजार तो लोग ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। बाकी जो गाजा के लोग हैं वो यहाँ राफा क्रॉसिंग के आसपास आकर के इकट्ठा हो गए हैं, इस उम्मीद में कि जैसे ही उनको मौका मिले वो राफा क्रॉसिंग को पार करके इजिप्ट में चले जाएं। अब इजराइल क्या कर रहा है, राफा एरिया में बॉम्बिंग तेज कर दी है। उसने कह रहा है कि यहाँ पे जो है 4 बटालियंस हमास के छुपे हुए हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे बॉम्बिंग करेंगे। इजराइल से पूरी दुनिया अब दुखी हो गई है। इजराइल का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एलाई यूएस है वो भी अब इससे दुखी हो चुका है। उसको कन्विंस कर करके थक चुका है कि हो गया, बहुत बॉम्बिंग कर लिए, अब रुक जाओ, लेट अस हैव सम ट्रूस प्लान। बट इजराइल इज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट दैट। सिमिलरली इजराइल के जो अरेबिक फ्रेंड्स हैं वेस्ट एशिया में, जैसे इजिप्ट एंड कतर, सऊदी अरेबिया, उन्होंने भी प्रपोजल दिया लेकिन इजराइल मानने को रेडी नहीं है।
तो मतलब अभी लेट अस सी हाउ दिस थिंग अनफोल्ड। इजराइल कह रहा है कि हाँ हाँ ठीक है, इजराइल ने कहा कि हम हमारे लोग अभी पढ़ेंगे पीस प्रपोजल कैसा है, ट्रूस प्रपोजल, एंड देन वी विल मेक अ डिसीजन। तो पॉइंट इज, मैं समराइज कर दूं एक लाइन में, इजराइल को दिया गया ट्रूस प्लान, पीस प्लान, इजराइल ने उसको कर दिया रिजेक्ट, और उल्टा बॉम्बार्डिंग तेज कर दी राफा एरिया में। राफा एरिया में बॉम्बार्डिंग तेज करने से सिविलियन कैजुअलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि बहुत सारे सिविलियंस यहाँ इकट्ठा हैं इस होप में कि उनको जब भी मौका मिले वो राफा क्रॉसिंग के थ्रू गाजा से निकल करके इजिप्ट चले जाए। इजराइल कह रहा है कि हमने इस एरिया में बॉम्बिंग इसलिए बढ़ाई है क्योंकि यहाँ पे हमास के 4 बटालियंस यहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। अब इन सब कारणों से जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वो और डीपेन होता जा रहा है। ये जो गाजा वाले एरिया है या ओवरऑल राफा क्रॉसिंग है, उसके ऊपर मैंने ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन बना करके दिया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट कार्बन फार्मिंग। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, सबसे पहले इस फिगर पे ध्यान दीजिए। क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर से CO2 एब्जॉर्ब करते हैं, और फोटोसिंथेसिस की मदद से वो फिर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस की मदद से प्लांट जो है वो CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से, और फिर हम लोग क्या करते हैं, उन प्लांट्स को खाते हैं। हम हों, बाकी एनिमल्स हों, बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन प्लांट्स को खाते हैं, और खाने के बाद हमारे बॉडी में इन प्लांट्स द्वारा प्रोड्यूस किया गया कार्बन जो है हमारी बॉडी में आ जाता है, और फिर हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं और उस कार्बन को बर्न करके CO2 एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। तो इस तरीके से CO2 साइकिल बना रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल बना रहता है। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, उसको कार्बन फॉर्म में स्टोर करते हैं, ऑर्गेनिक फॉर्म में स्टोर करते हैं, और हम उनको खाते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, और फिर उस खाने को हम लोग बर्न करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी फॉर आवर बॉडी, एंड इन दैट प्रोसेस वी रिलीज CO2 द एटमॉस्फेयर। So in this way CO2 cycle works. अब एक कॉन्सेप्ट है कार्बन फार्मिंग का। कार्बन फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि हम लोग एग्रीकल्चर को इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसी ऐसी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे ये वाला जो एक्शन है, यानी कि CO2 एब्जॉर्ब होने वाला एक्शन वो फास्ट हो जाए, और CO2 रिलीज होने वाला एक्शन जो है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाए। इससे कैसा होगा कि ओवरऑल एटमॉस्फेरिक CO2 घटेगा, और इससे फिर ग्रीन हाउस गैस जो है उसका कंसेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में घटेगा, और फिर उससे ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन फार्मिंग। इट इज सेट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस दैट एम्स टू स्टोर कार्बन इन सॉइल, मटीरियल, वुड एंड लीव्स मोर। It aims at reducing the amount of carbon dioxide in the atmosphere and hence mitigating the impact of climate change. तो बेसिकली एग्रीकल्चर से होने वाले 3 मेन ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन में से कम कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के इमिशन को कम किया जा सकता है विथ हेल्प ऑफ कार्बन फार्मिंग। अगर हम लोग CO2 को ज़्यादा एब्जॉर्ब करें और CO2 को कम से कम रिलीज होने दें, तो दैट वे इट कैन हेल्प अस इन कार्बन सेक्वेस्टरेशन मोर टू द सॉइल, and that is how it will help us to reduce the carbon dioxide availability in the atmosphere and thus reduce the impact of global warming. सवाल ये उठता है कि आखिर क्या टेक्निक्स होंगे कार्बन फार्मिंग के। कार्बन फार्मिंग के अलग अलग टेक्निक्स हैं, जैसे रोटेशनल ग्रेजिंग। अपने जो कैटल्स हैं उनको एक जगह ग्रेजिंग करने ना दें, थोड़ा सा यहाँ ग्रेजिंग करने दें, फिर बाद में कराएं, कहीं और कराएं। इससे क्या होगा कि कहीं का भी जो प्लांट्स हैं, लीव्स हैं या ग्रासेज हैं वो पूरी तरीके से ड्राइड अप ना हो, उनके पास्चर को मेंटेन किया जाए रोटेशनल ग्रेजिंग करने से। इससे क्या होगा कि जब उनकी पास्चर मेंटेन रहेगी, कहीं के भी ग्रासेस पूरी तरीके से ड्राइड नहीं होंगे, तो उससे उनकी कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर विल रिटेन। तो घास कहीं पे भी पूरी तरह से खत्म ना हो,
इसके लिए रोटेशनल ग्रेजिंग होता रहे, तभी तो वो घास जो है वो लगातार CO2 को एब्जॉर्व करता रहेगा। एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री में क्या होता है कि खेती के साथ साथ बीच बीच में कहीं पे ट्री वगैरह लगा दिए गए, कुछ और प्लांट्स लगा दिए, जैसे गेहूं के खेत में बीच बीच में कहीं ट्री लगा दिए गए, तो इसको कहा जाता है एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री से जो बड़े बड़े जो ट्रीज हैं, दे विल एक्ट एज कार्बन सिंक, दे विल एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फेयर, एंड दैट इज हाउ दे विल ब्रिंग डाउन द कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फेयर। नो टिल फार्मिंग, देखिए खेती करने के लिए जो हम लोग डिगिंग करते हैं, ट्रैक्टर से आप देखते हैं डिगिंग किया जाता है, प्लाऊ हल की मदद से जो डिगिंग की जाती है, उससे भी CO2 रिलीज होता है एटमोस्फेयर में। तो एक तरीका है नो टिल फार्मिंग का, कि बिना डिगिंग किए सीधा सीधा नेक्स्ट क्रॉपिंग सीजन में सीड डाल दिया जाए, तो उससे भी CO2 रिलीज को रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द टेक्निक फॉर कार्बन फार्मिंग। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, तो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स जैसे यूरिया वगैरह की जगह पे कंपोस्ट या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाए। तो होता क्या है कि अगर ये एनिमल वेस्ट है, इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया, तो ये तो फिर CO2 रिलीज करेगा एटमॉस्फेयर में, मीथेन रिलीज करेगा एटमॉस्फेयर में। इससे अच्छा इसको फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर दिया जाए। और जो बायोगैस बने फर्टिलाइजर को में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बायोगैस डाइजेस्टर में डालना पड़ेगा। वहां से जो बायोगैस बने उसका हम लोग घरों में फ्यूल पर्पस, फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर लें, हीटिंग के लिए, कुकिंग के लिए। और जो बचा हुआ रेजिड्यू है उसका हम लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल कर लें। तो इस तरीके से एटमॉस्फेयर में CO2 रिलीज कम होगा अगर हम लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें। तो इसको कहा जाता है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। और इम्प्रूव्ड लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट, देखिए जो कैटल्स होते हैं, खासकर एनी काऊ एंड काऊ फैमिली के जो कैटल्स हैं, इनके स्टमक के अंदर जो फूड डाइजेशन प्रोसेस होता है उसको कहा जाता है इंटेरिक फर्मेंटेशन डाइजेशन प्रोसेस। उस प्रोसेस के दौरान ये लोग काफी सारा मीथेन गैस रिलीज करते हैं थ्रू बेल्चिंग एज वेल एज फ्लैटुलेंस। तो इसको रोका जा सकता है, रोका तो नहीं बट कम किया जा सकता है विथ हेल्प ऑफ सम बेटर डाइजेस्टिव प्रोसेसेस दैट प्रोड्यूसेस लेस मीथेन टू द एटमोस्फेयर। इनका डाइजेशन प्रोसेस को इंप्रूव किया जा सकता है, इस तरीके का उनको चारा दिया जाए। सो बेटर फीड क्वालिटी से रिड्यूस्ड इंटेरिक फर्मेंटेशन, जिससे डाइजेस्टिव प्रोसेस इंप्रूव होगा एंड मीथेन गैस कम रिलीज होगा, तो इससे भी कार्बन रिलीज को कम किया जा सकता है और जिससे फिर हम लोग कार्बन फार्मिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये सब जो तरीके हैं कार्बन फार्मिंग के, जिससे हम लोग कार्बन रिलेटेड गैसेज जैसे कि मीथेन या CO2 के रिलीज को एटमॉस्फेयर में कम कर सकते हैं। इस कारण से ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कम होगा। इसी कारण से ये कार्बन फार्मिंग टेक्निक्स को कभी कभार हम लोग कह देते हैं कार्बन स्मार्ट, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इज ए concept where we adopt those agricultural practices which are helpful in mitigating the impact of climate change. So carbon farming is a technique अंडर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। तो ये टर्म भी देख करके मेंस में घबरा मत जाइएगा। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर मतलब वो एग्रीकल्चर के टेक्निक्स जिससे क्लाइमेट चेंज को कुछ हद तक मिटिगेट किया जा सके, लिमिट किया जा सके। एंड कार्बन फार्मिंग इज वन ऑफ द टेक्निक ऑफ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। कार्बन फार्मिंग से फायदे क्या होंगे? ऑफ कोर्स इट विल हेल्प इन मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज, इंप्रूव सॉइल हेल्थ, बायोडाइवर्सिटी इंप्रूव होगा, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी फार्मर्स के लिए नए नए क्रिएट होंगे। चैलेंजेस भी हैं कुछ, इसके लिए प्रॉपर वाटर अवेलेबिलिटी चाहिए, बट वाटर स्कैर्सिटी का प्रॉब्लम है भारत में, पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का प्रॉब्लम है, अवेयरनेस नहीं है, और कोई अभी तक प्रॉपर पॉलिसी भी नहीं है कार्बन फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए भारत के अंदर। तो ये सब कुछ चैलेंजेस हैं। टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट पेस्टिसाइड इन स्पाइसेस। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली हेल्थ सेगमेंट। देखिए कम से कम 5 ऐसे देश हैं, सिंगापुर, हांगकांग, US जैसे, इन्होंने कहा है कि भारत से आने वाले जो स्पाइसेस हैं, मसाले, उनमें कॉन्टेमिनेशन पाया गया है। सम केमिकल्स पाए गए हैं विच आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। एंड सम ऑफ द इंपॉर्टेंट स्पाइसेस कंपनी जैसे कि MDH या एवरेस्ट के अगेंस्ट ये एलिगेशन लगा है। एलिगेशन में पाया गया है कि दीज स्पाइसेस, ये जो मसाले हैं, उनके अंदर एथिलीन ऑक्साइड
हैज बीन फाउंड बियॉन्ड ए परमिसिबल लिमिट। एथिलीन ऑक्साइड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है मसालों में फूड स्टेबलाइजर की तरह। तो बेसिकली एथिलीन ऑक्साइड की मदद से मसालों का सेल्फ लाइफ बढ़ाया जा सकता है, मतलब जल्दी वो खराब नहीं होते, उनके स्टोरेज को सेफ बनाया जाता है। लेकिन उनका यूज जो है एक परमिसेबल लिमिट के नीचे तक होना चाहिए। अगर एक लिमिट से ज्यादा हो जाए तो यही एथिलीन ऑक्साइड जो है वो कार्सिनोजेनिक हो सकते हैं, मतलब कैंसर तक करा सकते हैं, लिम्फोमा या लिकोमिया जैसे कैंसर तक करा सकते हैं। और एथिलीन ऑक्साइड इन मसालों के अंदर, एमडीएच और एवरेस्ट के मसालों के अंदर, इवन इन कंट्रीज लाइक सिंगापुर, हांगकांग एंड यूएस, जो परमिसेबल लिमिट है उससे काफी ज्यादा अमाउंट में पाया गया है। ये जो टॉपिक है इसको मैंने इसीलिए कवर किया है क्योंकि मैं ये क्वेश्चन आपको करवाना चाहता था। इस तरीके का प्रश्न यूपीएससी एपीएससी खूब पूछते हैं। मैंने एक साथ ही सब दे दिया है, आप थोड़ा सा खुद सर्च कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। एथिलीन ऑक्साइड तो मैंने आपको बता ही दिया, सोडियम बेंजोएट, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्राइट किस किस काम आता है, सर्च कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को आंसर कीजिए। एमएसएमई से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट गलत है, और दूसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है उसके लिए हिंट्स मैंने नीचे दे रखा है। जिन स्टूडेंट्स को मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाया है उनको क्लास में आई होप याद होगा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का कॉन्सेप्ट, उसमें एमएसएमई आते हैं, बट सारे के सारे एमएसएमई ऑटोमेटिकली क्वालिफाई नहीं कर जाते हैं। और ई रूपी को लेकर के तो मैंने बताया ही कि मेरी समझ से तो ऑप्शन डी होगा। एंड वल्चर्स की जनसंख्या गिर रही है बिकॉज ऑफ डाइक्लोफेनाक, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। ये सवाल 2012 का था, उस टाइम में डाइक्लोफेनाक तब तक फिर भी थोड़ा बहुत यूज होता था। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।